अहम खबर शामिल करते हैं। बालाई वादिया नीलम के गांव मरनाट में शदीद बारिश से लैंड स्लाइडिंग हुई है। 10 से ज्यादा मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। मजीद घरों के लपेट में आने का भी खदशा है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल से। जी अमीरुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये दूर दराज इलाका है बालाई वादी नीलम का, और शदीद बारिशों की वजह से यहाँ लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई है और तकरीबन 10 से 12 मकानात हैं रिहायशी, वो इसकी जद में हैं। और इस वक्त तो बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। बुनियादी तौर पर ये सड़क के कटाव के बाद ये लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई है और सड़क भी बार बार बंद हो रही है। जो मेरी बात हुई है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नीलम से, उनका कहना है कि इंतजामिया की टीम मौके पे गई है और वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर मकानात को खाली भी कराया जाएगा। अगर मजीद शदीद बारिश होती है तो इन मकानात के जो है लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर तबाह होने का भी खदशा है। लेकिन इस वक्त बारिश थमी हुई है और इंतजामिया की टीम मौके पर हालात का जो है जायजा ले रही है। इंतजामिया मौका पर मौजूद है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही मच गई है। बलोचिस्तान में 20 मार्च से बारिशों से अमवात की तादाद 12 हो गई। बलोचिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। बारिशों के दौरान हादसात में 15 अफराद जख्मी हुए। PTMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 160 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 65 मवेशी हलाक हुए हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही मच गई है। बलोचिस्तान में 20 मार्च से बारिशों से अमवात की तादाद 12 हो गई, जबकि बलोचिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज से मुतालिक इजलास, सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई है। किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख जबकि मिनी बसों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की पर सब्सिडी के निफाज से मुतालिक इजलास हुआ है और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या डिस्कस किया गया इस इजलास में? जी बिल्कुल, इजलास में सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ से आगाह किया गया और ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई है। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किराए में इजाफा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा कहना था और ये भी बताया गया है कि ट्रकों को 70,000, बड़ी माल गाड़ियों को 80,000 रुपये, जबकि जो डिलीवरी वैन्स हैं उनको 35,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है और ये एडिशनल रकूम के जरिए दी जा रही है। सब्सिडी की रकूम की फराहमी फिल-फोर की हिदायत की गई थी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और ये भी कहा गया है कि सब्सिडी मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और माल बर्दाश्त गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खराज तहसीन पेश किया बलूचिस्तान हुकूमत को, जिनकी जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जो वो पहले जमा करवा दी गई और इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि बाकी सूबे भी जल्द से जल्द रकूम जमा करवा देंगे। 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरह टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है और इजलास को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन के जो मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो टास्क दिया गया था उनकी जानिब से हुकूमती जो किफ़ायत शारी और साथी इक़दामात के निफाज से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है और तमाम तरह मामलात का जो तफसील से जायज़ा लिया गया है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर ले चलते हैं। हाफिज ताहिर अशरफी सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। कौन खड़ा है उस सहयूनी सोच और फिक्र के सामने? कौन खड़ा है? वो सिर्फ पाकिस्तान खड़ा है। वो पाकिस्तान की क़यादत खड़ी है। मुसलसल पाकिस्तान की क़यादत इस पर लगी हुई है कि हमने इस्लामी ममालिक के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं वो पैदा नहीं होने देनी और इस साजिश को नाकाम बनाना है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह दाखिली तौर पर भी मुस्तहकम है और मुस्तहकम होगा। दिफाई तौर पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजबूत बनाया है और 1 साल होने को आ रहा है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की कामयाबी का। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी जल्द आपको एक पूरा लाएअमल जो है वो पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से हम पूरा 1 माह जो है मार्का हक के हवाले से उसके पूरे मुल्क में मदारस में मसाजिद में मनाने का ऐलान करेंगे और उसकी तरतीबात तय हो रही हैं। मैं आखिर में एक बार फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त वहदत और इत्तेहाद का वक्त है। हमें हर किस्म की अफवाह साजी से दूर रहना है। पाकिस्तान की क़यादत जो किरदार अदा कर रही है वो उसके ऊपर
ईरान भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, अरब भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान आके मुज़ाकरात के लिए जो है बातचीत करने के लिए तैयार खड़ा है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये भी हम अर्ज़ कर दें, ये जो अफवासाज हैं, अर्ज़ हरमैन शरीफैन जो है मुमलिकत सऊदी अरब, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, इस हवाले से पाकिस्तान नहीं 2 अरब मुसलमान हर लम्हा हर वक़्त अपने मुक़द्दसात के दिफा के लिए तैयार हैं। हमें जिस तरह ये बात हम वाज़े करना चाहते हैं, आपके ज़रिए मुतालबा भी करना चाहते हैं, आपके ज़रिए ये गुजारिश भी करना चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद हो। अल-अक़सा के दरवाज़े उसी वक़्त खुलेंगे जब इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होगी। अल-अक़सा के दरवाज़े उसी वक़्त खुलेंगे जब मुस्लिम दुनिया एक होगी। फ़लस्तीन एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत उसी वक़्त बनेगा, कश्मीरियों को उनका हक़ उसी वक़्त मिलेगा। और आजकल बड़ी बातें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वज़रा और वज़ीर दिफा कर रहे हैं। हम तैयार हैं, हम जंग मांगते नहीं हैं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसके दांत उसी तरह तोड़ेंगे जिस तरह पिछली मई को हमने तोड़े हैं। और फील वालों के लिए अल्लाह ने अबाबील को भेजा था और राफील वालों के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान के शहीदों को जो है वो ये जज्बा दिया है। पाकिस्तान की कौम हिंदुस्तान की और किसी भी दुश्मन की। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दें आपको मुल्तान से। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर चलते रिक्शे में आग लगने का वाक़या पेश आया। 3 अफराद जान से गए जबकि 14 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद है, समा के नुमाइंदे। मोहसिन बताइए हादसा कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाका है मुजफ्फरगढ़ रोड जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कहना था कि एक LPG जो रक्षा था वो सवारियों को लेके जा रहा था। एक ही खानदान के इसके अंदर अफराद सवार थे तो एकदम धमाका हुआ जिसकी वजह से जो अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद हैं वो एक ही खानदान में थे, वो जहाँ बाक हो गए, जबकि 14 अफराद हैं वो शदीद जख्मी है और उन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का ये कहना है कि ये जो मुल्तान का इलाका था जो कुरैशी वहाँ से फैमिली मुजफ्फरगढ़ के लिए जा रही थी और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। LPG का जो सिलेंडर था वो रक्शे के अंदर मौजूद था और यकदम ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी भी है, जिसके बताया जा रहा है इसमें कुछ 5 से 6 ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जो 70% तक झुलस चुके हैं और बाकी जितने हैं उनको अब इमरजेंसी की सूरत में निश्तर अस्पताल और मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू की टीम ये भी बताइए कि इस रिक्शे में कितने अफराद सवार थे? क्या इसमें बच्चे और खवातीन भी मौजूद थी? और रिक्शे में सवार अफराद का ताल्लुक क्या एक ही खानदान से था? हाँ जी बिल्कुल, ये एक ही खानदान से इनका ताल्लुक था। रक्शे में टोटल 17 अफराद मौजूद थे जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और 14 अफराद जो अभी भी जख्मी हालत में मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और बच्चों की हालत ज़्यादा खतरनाक है। उनमें 70% तक जो बच्चे हैं वो झुलस चुके हैं और उनको करीबी अस्पताल है मुजफ्फरगढ़ के वहाँ भी मुंतकिल किया गया। जो कम झुलसे हुए अफराद हैं उनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, मजीद आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस हवाले से। मोहसिन अली हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बाला इलाकों में बरसात तो थम गई, ताहम उसकी तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। बारिश के बायस पोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सवाबी के इलाके बार हुसैन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक जबकि 1 बच्चे समेत 3 खवातीन जख्मी हुई। खैबर के इलाके शोरा में भी कच्चे मकान की छत जमी बोस हो गई, 2 खवातीन जान से गईं, 2 जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चियां जख्मी हुई। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल ना की जा सकी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। योब के इलाके काकड़ खुरासान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बहादुर अमरीकी फौज ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे हवाबाज को भी जिंदा सलामत निकाल कर ले आई। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हवाबाज को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। हवाबाज बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला वाकया है। सदर ट्रंप का कहना था कि हम कभी भी
کسی امریکی سپاہی کو میدان جنگ میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. طیارے کے پائلٹ کو 2 دن پہلے ہی امریکی فوج نے ریسکیو کر لیا تھا. صدر ٹرمپ کے مطابق ریسکیو مشن کے دوران کوئی امریکی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریسکیو مشن کے دوران امریکہ کا ایک C-130 طیارہ، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز کو تباہ کیا گیا، لیکن امریکی صدر نے اس حوالے سے تصدیق یا تردید نہیں کی ہے. اور نیو یارک ٹائمز امریکی فوج کے ریسکیو مشن کی تفصیلات سامنے لے آیا. رپورٹ کے مطابق کمانڈوز کو نکالنے کے لیے مزید 3 طیارے ایرانی حدود میں اترے. 2 ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہونے کے باعث ریسکیو مشن تاخیر کا شکار ہوا. ریسکیو مشن میں سینکڑوں اہلکاروں اور درجنوں طیاروں نے حصہ لیا. ہواباز مسلسل ایرانی فوج کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا، جبکہ ایک مقام پر امریکی ہواباز کو 7000 فٹ بلندی پر بھی چڑھنا پڑا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق واپسی سے پہلے ناکارہ ہونے والے امریکی طیاروں کو تباہ کیا گیا. ایران سے بازیاب کیے جانے والے ہواباز کو طبی امداد کے لیے کویت منتقل کر دیا گیا ہے. ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو دی گئی مہلت میں صرف 48 گھنٹے رہ گئے. 10 دن کی ڈیڈ لائن کل 6 خم ہو رہی ہے. ایران نے ڈیل نہ کی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. کہا آبنائے ہرمز کھولو ورنہ تباہ و برباد کر دیں گے. اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے کہ صہیونی فوج امریکہ کے صرف ایک اشارے کی منتظر ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کی ڈیڈ لائن مسترد کرتے ہوئے یہ خبردار کیا ہے کہ جنگ بڑھائی تو پورے خطے کو امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے. مشرق وسطی میں کشیدگی کے اثرات عالمی منڈی سے ہوتے ہوئے عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں. LPG کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا. مہنگائی کے طوفان نے غریب کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. مزید کیا تفصیلات ہیں خورشید عالم سے جانتے ہیں. جی خورشید. جی بالکل، کراچی میں بھی LPG سستی ہونے کے بجائے اس کے دام روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. 305 روپے فی کلو کا سرکاری ریٹ مقرر ہے LPG کا، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ LPG 450 روپے کلو تک بیچی جا رہی تھی چند روز پہلے تک، لیکن اب اس کے ریٹ کہیں 460 روپے، کہیں 470 روپے اور کہیں 480 روپے فی کلو وصول کیے جا رہے ہیں. اور اس اضافے کی وجہ سے 2 طبقات سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ایک گھریلو صارفین اور ایک وہ صارفین جو تجارتی صارفین ہیں، یعنی رکشہ چلاتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. رکشہ ڈرائیور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلے 200 کرایہ لیا کرتے تھے، اب 300 مانگتے ہیں تو مسافر جھگڑا کرتا ہے. اور کم و بیش یہی صورتحال ان گھریلو صارفین کی ہے کہ جن کے گھروں میں گیس کا بل تو باقاعدگی سے آتا ہے، لیکن ان کو LPG بھروانا پڑتی ہے. اوگرا نے فرد اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اقدامات نہیں کیے، سرکاری سطح پر ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی. تو کراچی میں بھی LPG کا دام 500 یا اس سے تجاوز بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر عام آدمی ہو رہا ہے LPG کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے.